नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, जो चोट लगी है बीजेपी को या कहिए नरेंद्र मोदी जी को विधेयक के गिर जाने से बहुत पीड़ा दे रही है। मोदी जी बहुत परेशान हैं। परसों उन्होंने जो 8:30 बजे राष्ट्र के नाम संबोधित किया, उसमें उन्होंने तमाम बातें की और आरोप लगाया कि विपक्ष जो है वो स्वार्थ से भरा हुआ है। देश उसके लिए सर्वोपरि नहीं है, बल्कि पार्टी हित सर्वोपरि है, जबकि नरेंद्र मोदी के लिए सर्वोपरि देश है। सब देश के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद वो जो है बंगाल जी गए। बंगाल में उन्होंने कई सभाएं की, एक दिन में 4-4 सभाएं कर रहे हैं। और बांकुड़ा में जो है वो विष्णुपुर एक जगह है जहां वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और वहां भी उन्होंने अपनी बात दोहराई और कहा कि तृणमूल सरकार ने बंगाल की बेटियों को धोखा दिया है। महिलाएं आने वाले विधानसभा चुनावों में इसकी सजा जरूर देगी। और उन्होंने कहा कि बंगाल की ममता सरकार नहीं चाहती कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में सांसद बने, इसलिए संसद में आरक्षण से जुड़ा कानून पारित नहीं होने दिया। तो नरेंद्र मोदी वहां भी बोल रहे हैं, अपनी जनसभाओं में आगे भी बोलेंगे। लेकिन मोदी जी पूरा सच नहीं बता रहे हैं। सच ये है कि जो आरक्षण है महिलाओं के लिए, उसमें बीजेपी की नीयत में ही खोट है। और कल भी हमने आपको बताया था, और प्रियंका गांधी का वो छोटा सा एक भाषण मतलब जो संसद में बोल रही थी, उसका एक टुकड़ा भी आपको दिखाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से 1928 ईस्वी से उन्होंने इतिहास को पकड़ा, जब मोतीलाल नेहरू ने महिलाओं को लेकर के प्रस्ताव रखा था, और जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, उस प्रस्ताव की वजह से मिला। इसका जिक्र किया उन्होंने। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में राजीव गांधी की वजह से महिलाओं को 50% के करीब जो है आरक्षण मिला। और कई राज्यों में, लगभग देश के लगभग राज्यों में, कुछ ही एक राज्य हैं जहां पर नहीं हुआ, लेकिन लगभग राज्यों में पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है। और 2023 में, हालांकि इसके पहले भी आरक्षण को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के संसद में बिल आते रहे, विधेयक आते रहे। लास्ट कांग्रेस रीजन में 2010 में ये बिल आया था, विधेयक आया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। उसकी वजह थी कि जो पिछड़े दलित और आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, उनको भी इस आरक्षण में शामिल किया जाए, वो हो नहीं पाया था। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी खुद 2023 में, आपको याद हो मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि 2023 में सेंट्रल विस्टा नई संसद का जब उद्घाटन करना था, तो उन्होंने उद्घाटन किया था, और उसके तुरंत बाद महिला आरक्षण बिल, जिसको नाम दिया था उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक, जो बाद में कानून बना, अधिनियम बना, तो नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हुआ था। और उस पास में जो पास हुआ था बिल, उसमें बहुमत से, हालांकि 2/3 बहुमत होता है संविधान में परिवर्तन जैसे कुछ बिल लाने के लिए। उस समय जो 2023 में जो महिला आरक्षण का बिल पास हुआ था, अधिनियम बना था, उसमें बीजेपी के साथ विपक्ष के तमाम पार्टियों के सांसद खड़े थे। केवल AIMIM के सांसदों ने वोट नहीं किया था, 2 सांसद, बाकी सारे सांसदों ने, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, उन्होंने महिला आरक्षण के पक्ष में वोट किया था। हालांकि तब भी ये बात उठी थी कि पिछड़ी और दलित महिलाएं जो है उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन ये अधिनियम बन गया था, नोटिफाई केवल नहीं हुआ था। और नोटिफाई 16 तारीख की रात में अचानक जो है बीजेपी ने किया उस अधिनियम को, और उसकी वजह ये थी कि उनको पता चल गया था कि जो नया संशोधन विधेयक लाया है महिला आरक्षण को लेकर के, वो पास नहीं होने वाला है। और वो पास इसलिए नहीं होने वाला था कि उस महिला आरक्षण संशोधन बिल के साथ परिसीमन का बिल जो है लाया गया था। विपक्ष के तमाम नेताओं का आरोप रहा, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके और दूसरी पार्टियां, उन सबका आरोप रहा कि
ये दरअसल महिला आरक्षण विधेयक जो संशोधन के नाम पर लाया जा रहा है वो ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। असली मकसद इनका है कि परिसीमन का बिल जो है पास कराया जाए। और जिस तरह से 273 सीटें बढ़ाने की बात हुई और वो हुआ कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछला जो अधिनियम बना था उसमें ये था। प्रियंका गांधी ने बताया कि इस अधिनियम में दो बातें छुपा ली गई। उसमें एक बात ये थी कि जनगणना जब आगे जनगणना होगी तो उस जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण अधिनियम लागू किया जाएगा। लेकिन इस बार ये संशोधन यही कर रहे थे, क्योंकि अनुच्छेद 82 कहता है कि जनगणना के बाद परिसीमन होगा, ये तय है। तो महिलाओं की सीट बढ़ाने के लिए वो परिवर्तन करना चाह रहे थे, जबकि विपक्ष के तमाम नेताओं ने कहा कि ये महिला आरक्षण की आड़ में आप परिसीमन को आगे बढ़ा रहे हैं। और परिसीमन को लेकर के देश भर में विवाद है। खासकर दक्षिण के राज्य को लग रहा है कि दक्षिण की सीटें कम हो गई, उत्तर की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है। और इसको लेकर के केवल दक्षिण के राज्य के नेता नहीं बल्कि तमाम पार्टियों के नेता जो विपक्ष में, उनको ये गड़बड़ लग रहा है। और लग रहा है कि भाई महिला आरक्षण का बिल पास कराइए अलग, और परिसीमन का है तो अलग से कमेटी बने, अलग से चीजें पहले तय हो। लेकिन परिसीमन कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट दे, उसके बाद वो तय होना चाहिए था कि कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी। लेकिन यहाँ जो है पहले ही सीटें तय कर दी कि इतनी सीटें हम बढ़ाएंगे, और वो जो सीटें बढ़ाने का ये रखा कि 543 जो है वो पहले से है और 273 को इसमें ऐड कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया, और 850 सीटें हो जाएंगी। इसको लेकर के विपक्ष को आपत्ति हुई और कहा गया कि नहीं, ये नहीं पास होगा। और नतीजा हुआ कि बीजेपी को एहसास हो गया था कि चूंकि 2/3 बहुमत उनके पास नहीं है और ये विधेयक तीनों जो एक तीसरे से जुड़े हुए हैं वो गिर जाएगा, और ऐसी स्थिति में पिछला जो कानून था वो भी समाप्त हो जाता। तो वो समाप्त न हो कानून 2023 में जो पास कराया गया था उसको नोटिफाई कर दिया गया रातों रात। हालांकि नोटिफाई करने के बाद वो लागू होगा नहीं, क्योंकि लागू तो होगा वही जनगणना के बाद जो 2034 तक होने वाला है, 2034 के चुनाव में होगा। बीजेपी को 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण का लेकर के आना था, क्योंकि उनको मुद्दा बनाना था। 2029 के चुनाव में कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा बीजेपी को, इसलिए महिला आरक्षण को मुद्दा बनाया। अब अभी चुनाव जहां है, तो चुनाव तमिलनाडु में है, चुनाव बंगाल में है, बाकी 3-4 प्रदेश में जो चुनाव था वो तो हो चुका है। लेकिन यहाँ तमिलनाडु तो में तो फिर भी कहीं उनकी बहुत अच्छी स्थिति है नहीं, बहुत अच्छी स्थिति मतलब 2-4 सीट जीत जाएंगे, ऐसी स्थिति भी तमिलनाडु में नहीं। लेकिन बंगाल में उनको लग रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, और चुनाव जीतने के लिए पहले उन्होंने घुसपैठिया का मुद्दा उठाया, फिर SIR हुआ, फिर जो है हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही और उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि ये जो बाबरी मस्जिद बनाने का हमने जो बीड़ा लिया है वो हमने 1000 करोड़ रुपया बीजेपी ने हमको दिया है। हालांकि लोगों ने इसका कहा कि बाद में हुमायूं कबीर ने कहा कि ये सही नहीं, वगैरह वगैरह कई बातें हुई, लेकिन ये मैसेज गया कि हुमायूं कबीर जो कर रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है। और जो मुस्लिम वोट है, कि मुस्लिम वोट वहां जो है बंगाल में बड़ा हिस्सा है, 27% मुस्लिम वोट है, और कई जिले हैं जिसमें मुस्लिम बहुल जिले हैं। उसमें उत्तर दिनाजपुर है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, नादिया है, नॉर्थ परगना, साउथ परगना है। और 100 से ज्यादा सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल है, जहां मुस्लिम निर्णायक है। बीजेपी की कोशिश हुई है हिंदू मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण हो, क्योंकि पिछली बार और उसके पहले बार 2016 में भी और 2021 में भी भयानक तौर पे हिंदू मुसलमान किया गया। हालांकि बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं आई, लेकिन फिर भी 2011 में जो बीजेपी 0 पर थी, 2016 में 3 सीटें आई, और 2021 में 77 सीटें आई बीजेपी को। और बीजेपी को ये लगता रहा कि अब इस बार हिंदू मुसलमान करके घुसपैठिया के मुद्दे को उठा करके, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा करके
मुस्लिम वोटों में तोड़ फोड़ किया जाए। अब वो जो है अलग पार्टी हुमायूं कबीर ने बनाई है। हुमायूं कबीर हालांकि पहले AIMIM जो है वो अलायंस किया हुआ था, लेकिन बाद में AIM अलग हो गई। तो AIMIM लड़ रही है, हुमायूं कबीर की पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, वाम दल लड़ रहे हैं, तमाम लड़ रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है कि अगर मुस्लिम वोटों में थोड़ा सा भी तोड़ फोड़ हो जाए तो उसकी ज्यादा सीटें निकल सकती है, ममता बनर्जी की सीटें कम हो सकती है। इसके अलावा अब महिला वाला कार्ड भी खेल दिया गया, महिला आरक्षण का कार्ड खेल दिया है। और महिला आरक्षण का कार्ड क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो उन्होंने भी दाव छोड़ा नहीं। और ममता बनर्जी ने एक पोस्ट लिखा जब महिला आरक्षण को लेकर के TMC को जिम्मेदार ठहराया, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अगली बार जब आप देश को संबोधित करें तो ये काम संसद से करें। कल आपने जो किया वो कायरतापूर्ण, पाखंडपूर्ण और दोमुहापन था। आप महसूस कर सकते हैं कि सत्ता आपकी मुट्ठी से फिसलती जा रही है। आप बस थोड़ी देर और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नरेंद्र मोदी जी को ममता बनर्जी ने पोस्ट लिख करके ये कहा। एक और बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो जिसमें अमित शाह को चुनौती दे रहा है अभिषेक बनर्जी। वो बांग्ला में बोल रहे हैं, पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको उसकी हिंदी बताऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। छोटा सा वीडियो है, वो वीडियो चला दीजिए। अमित शाह जी को চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। तो देखिए अभिषेक बनर्जी हिंदी में उसको ये है, छोटा सा वीडियो मैंने जान के दिखाया ताकि जोश क्या है या किस तरह से बोल रहे हैं वो पता चले। उन्होंने कहा मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं, अगर आप में हिम्मत है और आप अपने पिता के असली बेटे तो 4 मई की आधी रात 12 बजे के बाद बंगाल में मौजूद रहना। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने बड़े गुंडे हैं। इसकी शुरुआत आपने की, इसे खत्म हम करेंगे। तो ये अभिषेक बनर्जी ने कहा। और देखिए दोनों बीजेपी और जो TMC है, दोनों में गुत्थम गुत्था है, मारपीट की घटनाएं भी हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि देखिए एक और चीज मैंने पहले बता दूं, जानकारी दे दूं, ऐसे 2 फेज में वहां चुनाव होना है। पहले 23 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद 29 तारीख को वोटिंग है। 23 तारीख को जो है 152 सीटों पर वोट होना है, और दूसरे फेज में यानी 29 अप्रैल को 142 सीट पर वोट होना है। कुल जो है 6.44 करोड़ वोटर है, 90 लाख करीब वोटर हटाए गए हैं, और 34 लाख के करीब वोटर जो है वो ट्रिब्यूनल में उनका मामला फंसा हुआ। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल जो करेगा। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जो बड़ा शर्मनाक है, कि इस बार नहीं दिया वोट तो क्या हुआ, अगली बार दे दीजिएगा 2029 में। कितना शर्मनाक है। वोट देने का अधिकार नागरिकों को संविधान ने दिया है, और वो अधिकार जो है बाय डिफॉल्ट है, कोई से छीन नहीं सकता जब तक ये साबित न हो जाए कि वो विदेशी नागरिक है या इस देश का नागरिक नहीं। तो जब तक साबित नहीं होता है तब तक वो भारत का नागरिक है और उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बीजेपी की रणनीति या कहिए घटिया राजनीति कि 90 लाख, जिसमें से 34 लाख तो उन्होंने अपील की है, 34 लाख वोटर को वोट नहीं देने दिया। और ये ज्यादातर बताया जा रहा है कि मुस्लिमों के वोट कटे हैं। जिन इलाकों में खतरा था कि TMC को वोट मिलेगा, ज्यादा वोट है, वहां ये किया गया है। और इसको लेकर के ममता बनर्जी ने भी काफी हंगामा किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट भी खामोशी ले ले या कहे कि ट्रिब्यूनल ही कुछ करेगा, और ट्रिब्यूनल में भी आलम यह है कि देखिए 19 कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बनाया है और 19
ट्रिब्यूनल है और 34 लाख को करना है, तो संभव नहीं है कर पाना, बहुत चीजें हैं उस पर। अभी समय नहीं है कि उतनी बात करूं मैं, बाद में कभी फिर करेंगे, बताएंगे हम, हालांकि पहले में एक बार बात कर चुके हैं। तो देखिए 2011 में टीएमसी को 184 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 42, सीपीआईएम को 40, बीजेपी 289 सीटों पर लड़ी थी, पर हर जगह हार गई थी, एक जगह दूसरे नंबर पर रही थी। तो बीजेपी कितनी मजबूत थी ये आपको पता चल गया, 2011 की बात। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सत्ता में आते हैं और 2016 का जब चुनाव होता है तो वहां युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ा जाता है। बीजेपी पूरी तैयारी करती है और 2016 में टीएमसी को 211 सीटें आई, पिछली बार से ज्यादा, 184 और 211, तो 16 सीट उधर, 11 सीट इधर, 27 सीटें टीएमसी की बढ़ गई। कांग्रेस की 44 सीटें रही, सीपीआई की 26 सीटें और बीजेपी ने 3 सीटें जीत ली, पहली बार 3 सीटें जीती बीजेपी। फिर उसके बाद 2021 में टीएमसी को 213 सीटें मिली, बीजेपी को 77 सीटें मिली और कांग्रेस सीपीएम को 0 सीटें मिली। तो कांग्रेस और सीपीएम का जो वोट था, ऐसा लगता है कि वो जो है शिफ्ट हो गया और वो बीजेपी के पास चला गया। और ये द्विध्रुवीय चुनाव, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। आप याद कीजिए वहां जिस तरीके से पिछले चुनाव में हिंदू मुसलमान और तमाम हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, लेकिन ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सका था। ममता बनर्जी की उम्र भी हो रही है और 15 साल शासन कर चुकी हैं, तो कहा जा रहा है कि एंटी इंकम्पेंसी भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल जीत पाएगी बीजेपी। कटर मीडिया जिसको मैं कहता हूँ, नेशनल मीडिया जिसको लोग कहते हैं, गोदी मीडिया भी कुछ लोग कहते हैं, वो जो है वहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जिता रही है। कई कह रहे हैं बड़ा बराबर का टक्कर है, कई कह रहे हैं कि टीएमसी इस बार हार जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। और हकीकत यह है कि बीजेपी के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है बंगाल जीत पाना। और देखिए हालांकि तमाम कोशिशें की है बीजेपी ने, एक नया फार्मूला निकाला है जिसको कहा जाता है सुषमा स्वराज फार्मूला, और एक बूथ 10 यूथ, यानी एक बूथ पर 10 लड़कों को लगाइए, 10 युवाओं को लगाइए। और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर यह फार्मूला लागू किया गया है। और आरएसएस, बीजेपी और जो भी हिंदू संगठन है वो तमाम, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू जागरण मंच हो, ये तमाम संगठन जो हिंदू संगठन है वो तमाम लग गए हैं ये करने में। दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी जो है वो भी हार मानने को तैयार नहीं, और उन्होंने चूंकि सरकार में है तो उन्होंने योजनाएं कोई घोषणा की। उन्होंने भी जब पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए सब में नगद राशि देने का रिवाज चल पड़ा है, असम हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों, इसलिए पश्चिम बंगाल में भी वो चल रहा है। और पश्चिम बंगाल में जो है बांग्लार युवा साथी योजना, जिसमें 1500 रुपए जारी कर दिए 7 मार्च को, चुनाव की घोषणा से पहले 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात की। और 1500 रुपए कितना असर दिखाता है वो आने वाली बात बताएगी। हालांकि वहां के लोग, कुछ दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है, ग्राउंड रिपोर्ट, इसमें उसने कुछ बात की है लोगों से, उससे कुछ पता चलता है। देखिए हम लोग जो सोचते हैं उसी लेवल पे लोग सोच रहे हैं वहां। एक लेडी है, एक लड़की है मोमिता, उसने फॉर्म भरा था लेकिन खाते में पैसे नहीं आए, गुस्से से भरी मोमिता कहती है पैसों से ज्यादा हमें नौकरी की जरूरत है। एक और 21 साल की मोमिता है, उसने पढ़ाई छूट गई उसकी, चूंकि उसके पास पैसा नहीं है, छोटा मोटा काम करने लगी और ग्रेजुएशन उसका पूरा नहीं हुआ, तो दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती है लेकिन पैसे नहीं है। दूसरी तरफ जो है संध्या कहती है कि संध्या राय है, आसनसोल की रहने वाली, वो 12वीं पास करने के बाद संध्या की शादी कर दी गई, इसलिए पढ़ नहीं पाई। कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करने के बाद बेकिंग का काम सीखा है। लक्ष्मी भंडार का फायदा लेने के लिए उनकी उम्र नहीं है, इसलिए युवा साथी का फॉर्म भरा, खाते में पहली किस्त में 1500 रुपए भी आ गए। संध्या क्या कहती है? संध्या कहती है कि रोजगार की जरूरत ज्यादा है, ये पैसे सिर्फ 5 साल ही मिलेंगे, नौकरी हमेशा रहेगी। तो नौकरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने कहीं नौकरी दी?
2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, फ्लॉप साबित हुआ। उसके अलावा हिंदू मुसलमान को लेकर के भी लोग बात कर रहे हैं, मुसलमानों में भी है। मुस्लिम कह रहे हैं कि ठीक है मस्जिद बन रही है और जिस इलाके में मस्जिद बन रही है उस इलाके में जरूर संभव है कि हुमायूं कबीर को सीट मिल जाए, लेकिन बाकी मुस्लिम जो है वो हुमायूं कबीर के साथ जाने को तैयार नहीं और उनको लग रहा है कि ये मस्जिद और मंदिर बने लेकिन शांति जो है सबसे जरूरी है। और देखिए वहाँ एक जो जिस इलाके में मस्जिद बन रही है वहीं के एक आदमी से बात की, अब्दुल मन्नफ मलिक, वो कहते हैं कि मस्जिद की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसे बनाने में हिंदू भाई सहयोग कर रहे हैं, हुमायूं कबीर तो बनवा ही रहे हैं। और वो कहते हैं कि हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रखी है, तभी से ममता बनर्जी के पीछे पड़ी है। टीएमसी अब की हार रही है इसलिए इस तरह की बातें फैला रहे हैं, हुमायूं कबीर को लेकर के कर। लेकिन वहां से दूर जो लोग हैं वो तमाम लोग मानते हैं, उसमें से हुमायूं शेख के हवाले से कहा है कि मैं हुमायूं कबीर को मुसलमानों का नेता नहीं मानता, उन्होंने भले बाबरी मस्जिद की नींव रखी लेकिन ये सब राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, ये वीडियो में डील करते साफ दिख रहे हैं। मोहम्मद साबिर कहते हैं कि हुमायूं कबीर तो बीजेपी का आदमी है, मुसलमानों को ये बात थोड़ी देर से समझ में आई, मुझे पहले से उनकी हरकतों पर शक था, पहले मुसलमानों के बीच उनके लिए थोड़ा बहुत प्यार था, वीडियो आने के बाद सब खत्म हो। AIM जो है AIMIM इसी के बाद, इसी वीडियो के बाद, हालांकि किसी ने कहा AI के किया हुआ है, हालांकि हुमायूं कबीर ने खुद कहा कि वीडियो मेरा है लेकिन आवाज किसी और की है, और उसमें जो है AIMIM ने हुमायूं कबीर से अलग रास्ता ले लिया। तो इससे भी पता लगता है कि हुमायूं कबीर मुसलमानों के बीच जो है वो जो वोट लेना था उनको नहीं ले पाया और लगा कि नुकसान हो जाएगा, इसलिए AIMIM अलग हो गई। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का गुस्सा है कि उनका नाम काटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर की स्थिति है कि इस बार भी बंगाल में हिंदू मुसलमान इम्पोर्टेंट है और द्विध्रुवीय जो है चुनाव इस बार भी। हालांकि बहुत लोग ममता बनर्जी से नाराज, लेकिन ममता बनर्जी से नाराज लोग बीजेपी को वोट कर देंगे ये भी संभव नहीं है। ममता बनर्जी से नाराज लोग संभव है कांग्रेस की तरफ फिर से लौटे। एक कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो बता रहे थे कि ममता बनर्जी से लोग अलग होना चाहते हैं लेकिन कोई दूसरी पार्टी है नहीं, बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते, यानी मजबूरी भी है तो वो ममता कुछ की तरफ ही जाता है। तो कुल मिलाकर के जो बंगाल में स्थिति है उसमें बीजेपी की स्थिति वो नहीं है जो गटर मीडिया बता रहा है, बल्कि बीजेपी की स्थिति नहीं जीतने वाली है। और एक बार फिर से लग रहा है कि वहां तमाम हथकर्मों के बावजूद ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। इस बार तमाम जितनी कोशिशें की जाती है बीजेपी की तरफ से सब की गई, SIR किया गया, चुनाव आयोग ने एक तरफा फैसला लिया, कई ढेर सारे अधिकारियों को बदल दिया, तमाम चीजें हुई, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी आगे दिखाई पड़े, चूंकि लोगों को सारे हथकर्म पता चल रहे हैं कि बीजेपी येन केन प्रकार बंगाल फतह करना चाहती है और जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां का जो हाल है उससे लोगों में निराशा है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।